So hello everyone again. So in this video we are going to see about the scalability. तो देखते हैं स्केलेबिलिटी बेसिकली होता क्या है। तो सिंपल थिंग में अगर बात करने जाए तो स्केलेबिलिटी होती है अगर आपका एक एप्लीकेशन है तो अगर वो 100 यूजर्स पे परफेक्ट वर्क कर रहा है सो उसी टाइम पे अगर उस पर 1000 यूजर आ गए तो उसी टाइम भी वो परफेक्टली वर्क करना चाहिए। तो इसके लिए आपका एप्लीकेशन स्केलेबल होना चाहिए। तो उसी तरह से हम आज स्केलेबिलिटी का कंसेप्ट देखेंगे। कितने टाइप की स्केलेबिलिटीज होती है, आप कैसे स्केलेबल प्लेटफॉर्म बना सकते हो, आपको अगर आपके यूजर्स वेबसाइट या एप्लीकेशन पे बढ़ रहे हैं तो आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हो, ये सब हम आज और अभी की वीडियो में देखने वाले हैं। सो देखते हैं। लेट्स सो स्केलेबिलिटी बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक आपकी होती है वर्टिकल स्केलिंग और एक आपका होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सो दीज आर द ओनली टू टाइप्स। सो लेट्स सी ईच टाइप वन बाय वन। सो पहले हम देखेंगे वर्टिकल स्केलिंग। सो वर्टिकल स्केलिंग को हम और एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्केल अप। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सर्वर का। आपके सीपीयू में पहले 2 कोर्स है और आपकी रैम है 4 GB। ये आपका एक डिवाइस है और आपका प्लेटफॉर्म इसी डिवाइस पर रन हो रहा है और आपकी यूजर्स पहले बहुत कम है। इसको हम वर्जन 1 बोल देते हैं। आपकी यूजर्स पहले बहुत ही कम है। इस पे आप 100 यूजर्स हैंडल कर रहे हो। सो अगर व्हाट इफ 1000 यूजर्स आ जाए, आपका वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो अचानक बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे। सो आप वर्टिकल स्केलिंग में क्या करते हो, आप वो सर्वर को ही स्केल अप करेंगे, यानी कि उसी सर्वर में से उसके सीपीयू जो 2 थे आप उसमें 16 कोर का प्रोसेसर लगाएंगे, उसकी रैम करेंगे 64 GB। सो व्हाट यू डू बेसिकली, आप एक ही थिंक करोगे कि उसी मशीन को आप और बेटर बनाओगे, उसको बेटर फंक्शनैलिटी दोगे, उसमें बेटर प्रोसेसर रैम वो सब ऐड करोगे। सो आप कोई अलग डिवाइस परचेस नहीं कर रहे हैं, आप उसी डिवाइस में स्केल अप कर रहे हैं। सो ये सब आप वर्टिकल स्केलिंग में करोगे। पर वर्टिकल स्केलिंग के कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि आप कोई सर्वर को ज़्यादा लिमिट में पुश नहीं कर सकते, उसकी एक लिमिट होती है। सो बेस्ट एग्जांपल हमारा लैपटॉप। सो सपोज वी आर रनिंग अवर प्लेटफॉर्म ऑन द लैपटॉप की 4 GB का रैम है और 4 कोर का वो सीपीयू है, ऐसा समझ लेते हैं अभी के लिए। सो उस पर ट्रैफिक बढ़ गया है। सो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट होगा रैम का, वो भर देंगे और 4 GB के लगाएंगे। उतना ही कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो हम नहीं जा पाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द वर्टिकल स्केलिंग। और अगर आप पूरा डिवाइस ही चेंज करोगे कि आप नया डिवाइस ले आते हो तो उसकी कॉस्ट बहुत ही हाई जाती है, वो बहुत ही हाई कॉस्ट हो जाता है। सो वर्टिकल स्केलिंग इज नॉट इफिशियंट। आप स्टार्टिंग में इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, पर जब आप स्केल करोगे तो ये आपके ज़्यादा काम में नहीं आएगा, ये आपका खर्चा भी बहुत बढ़ा सकता है। ये बहुत ही इजी टू स्केल होता है, बट द मेन थिंग इज, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस करते हैं इस चीज में, वो हमारा होता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, इसको समझते हैं। सपोज आपका ये सर्वर है, ये किसी वजह से क्रैश हो गया। सो आपकी वेबसाइट पूरी डाउन जा सकती है ना, आपका एप्लीकेशन पूरा डाउन चला जाएगा। उसके पास बैकअप के लिए कोई है ही नहीं ना चीज़ कि वो उस सर्वर पे रन हो सकता है। उसके पास एक ही सर्वर है, एक सिंगल पॉइंट है, और अगर वो फेल हुआ तो आपके पास कुछ नहीं है। सो सबसे बड़ा डिमेरिट इसका ये हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द vertical scaling. So now let's see about horizontal scaling. So
वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर का जो डिमेरिट था वही ओवरकम करने के लिए हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट। सो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम एक ही चीज करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं, सपोज आपके पास पहले सर्वर सिर्फ एक ही है। सो आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या करते हो, सर्वर के नंबर्स बढ़ाते हो। जैसे और एक सर्वर ले लिया और एक सर्वर ले लिया। सो आप एक सर्वर को नहीं बढ़ाते, आप नंबर ऑफ सर्वर्स को ऐड ऑन कर जाते हो। जैसे कि एक बड़ा सर्वर लेने से अच्छा छोटे छोटे कुछ हम सर्वर्स के ब्लॉक ले लेते हैं। जैसे 2-3 सर्वर्स ले लिए तो हम अगर 1000 रिक्वेस्ट उस पर आ रही है, सो वो डिवाइड होकर तीनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। सो आपका एप्लीकेशन भी चल जाता है और वेबसाइट लोड भी नहीं लेती। तो इसका प्रोसेस पूरा हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो बेसिकली आपके 1000 रिक्वेस्ट है, पहले आपका आ जाता है लोड बैलेंसर। सो व्हाट डज द लोड बैलेंसर डू? लोड बैलेंसर एक सिंपल काम करता है। वो क्या करता है, आपकी सारी क्यूरीज को सेपरेटली, मतलब आपकी सारी यूजर्स की रिक्वेस्ट को सेपरेटली ईच सर्वर पे डिवाइड कर देता है। जैसे कि अगर ये S1 है हमारा, S2 है और S3, हमारे पास 3 सर्वर्स है और 1000 रिक्वेस्ट है। सो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, पहले कुछ रिक्वेस्ट S1 पे भेजेगा और अगर S1 की लिमिट फुल हो गई, सपोज इसकी लिमिट है 300, सो 300 रिक्वेस्ट इस पे फुल हो गई, तो नेक्स्ट बार लोड बैलेंसर क्या करेगा, बाकी की रिक्वेस्ट S2 पे भेजेगा, बाकी की 300 इस पे भेजेगा, देन बाकी की रिमेनिंग S4 पे भेजेगा, दैट इज 400। सो दिस इज हाउ लोड बैलेंसर वर्क। सो लोड बैलेंसिंग की भी बहुत सारी टेक्निक होती है कि वो यूजर्स रिक्वेस्ट वगैरह कैसे शेयर करता है। सो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट की वीडियोस में, बहुत सारी डिटेल वीडियो सब आने वाली है। सो दिस इज हाउ द लोड बैलेंसिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्क्स। सो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं, आपका कोई स्टार्टअप है, उस पर पहले थे 100 यूजर्स, आपका एक सर्वर से काम चल रहा था, बट अचानक उस पर हो गए 1000 यूजर्स। सो 1000 यूजर्स होने के बाद आपने क्या किया, सर्वर्स बढ़ा दिए और आपकी वेबसाइट अभी भी स्मूथ और आपका एप्लीकेशन अभी भी स्मूथ चल रहा है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है कि आप बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्केल कर सकते हो, आपके पास एक लिमिट फिक्स नहीं है, ये लिमिटलेस है। और आपको AWS जैसे सर्विसेज बहुत सारे, जैसे कि हमारा EC2 हो गया, वो सब सर्विसेज हमें लोड बैलेंसिंग वगैरह, सर्वर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वगैरह प्रोवाइड करती है। सो हमें मैनेज बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, वो सब हमारी चीज़ें हैंडल हो जाती है। और इसका एक एडवांटेज ऐसा भी है कि सपोज आपका जो ये एक सर्वर था S2 वाला, वो किसी पॉइंट पे फेल हो गया, सो आपके पास S1 और S3 है ना, जो कि बाकी का लोड हैंडल कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट तो एक्टिव रहेगी ना, तो जो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर था वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। सो ये वो वाला जो डिमेरिट है वो ओवरकम कर लेता है। बट यहाँ पे भी कुछ लिमिट है, जैसे कि सपोज आपका जो S1 था, एक यूजर ने उस पर अपना लॉगिन इंफॉर्मेशन वगैरह रजिस्टर किया, एंड देन नेक्स्ट टाइम जब वो हमारी वेबसाइट विजिट कर रहा था, अपना एप्लीकेशन विजिट कर रहा था, तो उसको लोड बैलेंसर ने S2 पे रिक्वेस्ट मार दी। सो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि उसका डेटा तो S1 के पास था, सो S2 उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, वो उसको वापस से लॉगिन करने को बोलेगा। यही चीज आपकी होती है सेशन मैनेजमेंट में। कि सेशन मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि वो सब कैसे मैनेज होगा। अभी S2 के पास है ना उसका डेटा, उसका डेटा अभी S1 के पास है, सो उसकी रिक्वेस्ट गई है S2 के पास। सो एक प्रॉब्लम है ना, तो इसी को सॉल्व करता है हमारा स्टेटलेस आर्किटेक्चर एंड स्टेटफुल। सो ये सब हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में देखने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। अभी सिर्फ आप एक इंट्रोडक्शन के लिए ले सकते हो। एंड वी यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स लाइक शेयर्ड डेटाबेसेस, कैशिंग मैकेनिज्म। सो ये सारी चीज़ों से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। सो बने रहिए इस सीरीज में।
अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, इस प्लेलिस्ट को बहुत ज़्यादा शेयर करिए और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। सो बने रहिए इस सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।